नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी। फाइनली यूके ट्रिपल एससी ने उत्तराखंड एलटी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पिछले काफी समय से बेरोजगार अभ्यर्थी इसका वेट कर रहे थे, कब आएगी भर्ती लगे हुए थे, लेकिन फाइनली दोस्तों यूके ट्रिपल एससी ने 1544 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें दोस्तों हमने भी आपको लगातार समय समय पर अपडेट दी थी। लास्ट में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आचार संहिता से पहले ये भर्ती दोस्तों आ जाएगी, लेकिन इसमें दोस्तों एक बदलाव किया गया है, वो ये है कि परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में दोस्तों चेंज कर दिया गया है। और इससे दोस्तों थोड़ा सा झटका लगा है, क्योंकि पिछले काफी समय से बेरोजगार अभ्यर्थी पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन अभी एकदम से सिलेबस दोस्तों चेंज हुआ है, जिससे कि अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलेबस दोस्तों अगर चेंज हुआ है तो फिर सभी के लिए हुआ है। और इससे पहले दोस्तों इस तरह का सिलेबस 2014 के परीक्षा पैटर्न में लागू कर दिया गया था, और वहां पर भी दोस्तों इसके आधार पर ही परीक्षा हुई है। तो इसमें कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा दोस्तों चेंजेस हुए हैं, और इसी के अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपने स्मार्ट स्टडी करनी होगी। आज की वीडियो दोस्तों डिटेल वीडियो रहने वाली है, जिसमें मैं आपको इस पूरी एलटी भर्ती के बारे में बताऊंगा। इसमें शैक्षिक योग्यता भी बताएंगे, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, इसकी A to Z आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के उस विज्ञापन की, जिसके द्वारा यूके ट्रिपल एससी ने उत्तराखंड एलटी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। दोस्तों ये है विज्ञापन संख्या 58 और 14 मार्च 2024 की डेट है दोस्तों। यहां पर चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। फाइनली जो आपका वेट था दोस्तों वो खत्म हो चुका है। अब आपको दोस्तों प्रिपरेशन करनी है। अब ये मत कहना कि भर्ती कब आएगी और कब इसका एग्जाम होगा। पहले आप दोस्तों इसकी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अब जो इसका सिलेबस दोस्तों है उसके लिए आपको अच्छे खासे समय की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि ये है। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों आप 22 मार्च से कर सकेंगे। इसमें थोड़ा सा संशय इसके बारे में भी दोस्तों डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 12 अप्रैल 2024। इसके अलावा फिर संशोधन के लिए भी आपको समय मिलेगा, और लिखित परीक्षा की अनुमानित डेट जुलाई 2024 कही गई है, जैसे कि हमने आपको पहले भी दोस्तों बताया था कि जून जुलाई में एग्जाम आपका होगा। कुल मिला के दोस्तों आपके 1544 पदों पर दोस्तों विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें गढ़वाल मंडल में 786 पद हैं, कुमाऊं मंडल में 758 पद दोस्तों यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। इसके अलावा आपको 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन का सुविधा रहेगी, तब तक आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक गढ़वाल में 60% है सामान्य शाखा। यहाँ पर सामान्य शाखा में मेल और फीमेल दोनों के दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। इसमें अलग अलग वेरियस पोस्ट हैं, जैसे हिंदी में देखिए 93 पोस्ट हैं, अंग्रेजी में 81 पोस्ट हैं, संस्कृत में 7 पोस्ट हैं, गणित में 60 पोस्ट हैं, विज्ञान में अच्छी खासी 112 हैं। इसके अलावा एसएसटी में इस बार पोस्ट ज़्यादा आई हैं 93, पहले काफ़ी कम आती थी। इसके अलावा व्यायाम में 57 है, गृह विज्ञान में बहुत कम है, वाणिज्य में भी आपकी 10 हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसका कुल आंकड़ा 616 बैठता है। यह है 60% सामान्य। 60% सामान्य का अर्थ ये होता है कि आप पुरुष हो चाहे महिला, दोनों के दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आता है 60% सीधी भर्ती महिला शाखा। इसमें केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो उनके लिए भी हिंदी में देखिए 9 पोस्ट हैं, अंग्रेजी में 9 है, संस्कृत में 1 है, गणित में 5 है, विज्ञान में 8 है, सामान्य में 13 है। इसको आप चेक कर लीजिएगा बड़े अच्छे से, इत्मीनान से चेक करना। पहले इस पूरे फॉर्म को बहुत अच्छे से पढ़ो। संगीत में 2 है, कला में 5 है, कुल मिला के 57 है। तो 60% अगर महिला शाखा की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी 57 है, वो भी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत। इसके अलावा आप देखिए गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती। अब ये 10% सीधी भर्ती क्या है दोस्तों? जो ऑलरेडी प्राइमरी टीचर्स के रूप में काम कर रहे हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग में, तो उनके लिए ये कोटा रहता है 10% सीधी भर्ती का। तो इसमें भी सामान्य शाखा और महिला शाखा रहेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में 15 पद हैं, अंग्रेजी में उनके लिए 13 पद हैं, संस्कृत में 1 पद है, गणित में 10 पद हैं, विज्ञान में 19 पद हैं, सामान्य एसएसटी में 16 पद हैं, व्यायाम में 9 पद हैं। आप देख सकते हैं मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि विज्ञापन बहुत लंबा है, अदरवाइज
एक घंटे की वीडियो बन जाएगी। जल्दी जल्दी हम बताएंगे। वाणिज्य में 1 पद है, सहायक अध्यापक कला में 22 पद है। कुल मिला के दोस्तों इनके लिए 106 पद दोस्तों यहाँ पर है 10% विभागीय भर्ती में। तो 10% विभागीय जो भर्ती है, सीधी भर्ती सामान्य शाखा में, ये थोड़ा सा अच्छे यहाँ पर पद दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक बार मैं ऊपर कर लूँ। सामान्य शाखा में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सामान्य शाखा में आपके कुल मिला के 106 पद हैं। ऐसी फिर महिला शाखा आएगी। महिला शाखा में भी देखिए, इसमें केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, तो 1 पद, गणित में भी 1 पद, विज्ञान में भी 1 पद, कम ही आते हैं। सामान्य में 2 पद, कला में 1 पद, कुल मिला के 7 पद है महिला शाखा के लिए, 10% वालों के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल में भी 60% मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं सामान्य शाखा में। तो देखिए, हिंदी में 70 पद है, अंग्रेजी में 55 है, संस्कृत में 11 है, गणित में 77 है, विज्ञान में 79 है, सामान्य में 99 है। इस बार एसएसटी में पोस्ट निकली है थोड़ा बहुत, वैसे तो खैर मैं इतना नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा निकली है, लेकिन पिछले सालों के कंपेयर किया जाए तो उससे ज्यादा निकली है। ठीक है ना। व्यायाम की 39 है, गृह विज्ञान की केवल 1 पद है, वाणिज्य का 3 है, कम ही आते हैं इसके पद, संगीत का भी 3 है, उर्दू के भी 2 हैं, कला के 122 हैं, और कुल मिला के 561 पद दोस्तों यहाँ पर निकले हैं। ये देखिए 60% है सामान्य में। अब 60% महिला वाले होंगे, जिसमें केवल महिलाएं अप्लाई करेंगी। तो इसमें आपके हिंदी के 11 पद हैं, अंग्रेजी के 10 पद हैं, संस्कृत का 1 है, गणित के 10 हैं, और विज्ञान के 17, सामान्य के 21, व्यायाम के 8, गृह विज्ञान के 8, संगीत के 3, इस तरह से। ठीक है, और कला के 9, तो कुल मिला के 98। फिर 10% भर्ती वाले आएंगे सामान्य शाखा में। सामान्य शाखा में 10%। अब 10% में यह है कि मेल फीमेल दोनों, लेकिन कौन होंगे? विभाग वाले होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 12 है हिंदी में, 9 अंग्रेजी में है, 2 संस्कृत में है, 13 गणित में है, 13 विज्ञान में है, 16 सामान्य में है, व्यायाम में 6 है, वाणिज्य में 1 है, कुल मिला के 84 पद हैं। कला के भी पद जोड़े जाएं तो 12 पद हैं। ठीक है ना। फिर 10% महिला शाखा के लिए, उसमें केवल महिलाएं अप्लाई करेंगी, विभाग वाली 2 है, 2 पद है अंग्रेजी में, ऐसी 2 पद हैं गणित में, 3 पद विज्ञान में, 1 पद व्यायाम में, 1 पद, 3 पद सामान्य में, गृह विज्ञान में 1 पद, कला में 1 पद, कुल मिला के 15 पद। तो ये तो हो गया, समझ रहे ना। तो यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है, महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद महिला अभ्यर्थी से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद पे महिला पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 60% सामान्य शाखा, 60% महिला शाखा, विभागीय 10% सामान्य शाखा, विभागीय 10% महिला शाखा का अवसर चयन के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है ना। तो अभ्यर्थियों को आप देख लीजिए कि 60% सामान्य शाखा, 60% महिला शाखा, विभागीय 10% सामान्य शाखा और विभागीय 10% महिला शाखा का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक ही तिथि को ही आपका एग्जाम होगा, ऐसा नहीं कि इसका अलग होगा उसका अलग होगा। ठीक है ना। अब बात करेंगे इसकी शैक्षिक योग्यता की। वेतनमान आप सभी को पता होगा, इसका वेतनमान अच्छा खासा होता है, लेवल 7 4600 ग्रेड पे, अराजपत्रित होती है, स्थायी है, एनपीएस के दायरे में आती है। ठीक है ना। ओल्ड पेंशन अभी लागू नहीं है, ओल्ड पेंशन खत्म कर दी इन्होंने 2004 के बाद। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सामान्य के लिए। देखिए सामान्य के लिए क्या क्या चाहिए। अगर आप सामान्य एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं, एलटी एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको किसी भी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास, इनमें से किसी 2 में आपकी ग्रेजुएशन की उपाधि होनी चाहिए, और इन 2 में से एक विषय तीसरे साल में जरूर रहना चाहिए, और शेष एक विषय द्वितीय वर्ष में होना चाहिए। समझ रहे हैं। यानी कि अगर आपने भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र या फिर इतिहास में से 4 में से आपके मान लेते हैं, भूगोल और अर्थशास्त्र से आपका मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो भूगोल आपका डेफिनेटली 3rd ईयर में भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 3 साल अपने भूगोल पढ़ी होनी चाहिए या 3 साल अपने अर्थशास्त्र पढ़नी चाहिए, और अगर आपने भूगोल 3 साल पढ़ी है तो 2 साल अर्थशास्त्र जरूर पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो शेष 1 वर्ष द्वितीय वर्ष तक अनिवार्य रहा होना चाहिए। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर नियम है। ठीक है, तो भूगोल और अर्थशास्त्र में से तीन मतलब कि एक 3 साल पढ़ा होना चाहिए और एक 2 साल तक जरूर पढ़ा होना चाहिए, द्वितीय वर्ष तक होना चाहिए। इस तरह का नियम है, और इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट के लिए नियम लागू होगा, ये आपने समझना है। इसके अलावा आपने बीएड किया होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपने अगर किसी एनसीईआरटी के द्वारा अगर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किया है बीएड, जो कि भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र व इतिहास विषयों में होता है, किन्हीं भी 2 विषयों के संग, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको
स्नातक होना चाहिए फिजिक्स और मैथ से, और आपने तीसरे वर्ष में गणित या फिर भौतिक आपने जरूर पढ़ी होनी चाहिए, और पहले 2 वर्षों में गणित और भौतिक आपने पढ़ी होनी चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ पहले 2 साल होनी चाहिए, और थर्ड साल में आपकी मैथ्स या फिजिक्स कोई भी हो चल जाएगी। इसके अलावा बीएड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने एनसीईआरटी के द्वारा अगर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी ऐड होता है मैथ्स या फिर फिजिक्स से, दोनों विषयों के संग आपने उत्तीर्ण किया होना चाहिए, दोनों विषय से यहाँ पर उत्तीर्ण है। ऐसी अगर आपको साइंस का टीचर बनना है एलटी, तो देखिए आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों के संग आपका विज्ञान स्नातक होना चाहिए। इसमें यह मत कहना कि मेरी जेडबीएफ है या जेडबी कुछ और है, जेडबीसी होना चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, तभी जाके अप्लाई करो, अदरवाइज बाद में बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। इसमें फिर आपके लिए बीएड होना चाहिए, वो चाहिए, या फिर आपने दोस्तों अगर एनसीईआरटी से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किया है बीएससी एड, इसमें रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान तीनों इसमें मांगे जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है तो फिर हिंदी के टीचर बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी से, और इसके अलावा इंटर में आपकी संस्कृत होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी इंटर में संस्कृत नहीं है तो ग्रेजुएशन में संस्कृत हो जाएगी, तो भी चल जाएगा काम। तो ग्रेजुएशन हिंदी से होना चाहिए, स्नातक हिंदी से, प्लस 12th में संस्कृत होनी चाहिए। अगर 12th में संस्कृत नहीं है तो फिर ग्रेजुएशन में संस्कृत होगी, तो चल जाएगा काम। तो स्नातक में आपका क्या होगा, संस्कृत एक विषय में अवश्य रूप से रहा होना चाहिए। इसके अलावा बीएड चाहिए, या फिर आपने दोस्तों एनसीईआरटी के द्वारा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किया होना चाहिए, जिसमें आपका इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत परीक्षा होनी चाहिए, और या फिर आपने दोस्तों क्या है कि संस्कृत विषय ना रहा हो तो स्नातक में जरूर आपका संस्कृत विषय होना चाहिए। तो इस तरह के दोस्तों आपने यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए और इंटर में आपकी संस्कृत होनी चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से। इसके अलावा अगर आपको सहायक अध्यापक संस्कृत या बनना है तो फिर इसके लिए आपको संस्कृत से ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें दोस्तों आपका जो इंटर है, इंटर में आपकी हिंदी मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा हिंदी विषय के संग उत्तीर्ण की हो। यदि किसी के पास इंटर में हिंदी नहीं हो तो स्नातक में हिंदी होना चाहिए, मतलब उल्टी है योग्यता। इसमें ग्रेजुएशन आपका संस्कृत से होना चाहिए, संस्कृत पूरा होना चाहिए आपने पढ़ा हुआ, और आपने अगर हिंदी है 12th में, या फिर अगर 12th में हिंदी नहीं तो ग्रेजुएशन में हिंदी हो तो भी आप अप्लाई कर लेंगे। साथ ही साथ बीएड दोस्तों आपको चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा उर्दू के लिए भी दोस्तों वही है कि भारत में अगर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में, अब ये देखना है कि अंतिम वर्ष तक हर चीज होनी चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बीएड चाहिए। ऐसी अंग्रेजी में भी दोस्तों वही है कि आपने अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन हो, और अंतिम वर्ष तक दोस्तों आपका इंग्लिश होना चाहिए। इसके अलावा बीएड होना चाहिए। अदरवाइज फिर आपने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो भी आपका चल जाएगा बीएड अंग्रेजी साहित्य में। अब बात करेंगे दोस्तों कला की, जिसमें चेंज हुआ है। तो सबसे पहले आपको किसी भी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एंड पेंटिंग, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट में स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा आपको बीएड भी दोस्तों यहाँ पर चाहिए। बीएड उपाधि यहाँ पर अभी जोड़ी गई है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आपने किसी एनसीटीई से अगर आपने कला विषय में बीए एड की 4 वर्ष की उपाधि ली है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना है तो फिर आपने स्नातक की उपाधि आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आपने शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का बीपीएड आपका होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो बीपीएड यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। इसके अलावा अगर संगीत की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों चेंज किया गया है। सबसे पहले तो आपने संगीत, वादन, गायन में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड होना चाहिए। तो बीएड और ये, या फिर आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपकी होनी चाहिए। और स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा, या भारत खंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि होनी चाहिए। तो ये 2 चीजें चल जाएंगी। या फिर उत्तराखंड भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि अगर आपके पास हो तो काम चल जाएगा इतने में ही। या फिर दोस्तों आपका क्या होना चाहिए कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 6 वर्ष का संगीत प्रभाकर आपने किया है, तो आप डायरेक्टली दोस्तों आप सहायक अध्यापक संगीत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान में भी दोस्तों इसी तरह से है कि अगर आपने किसी विश्वविद्यालय से गृह कला, गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि की है, और इसके अलावा आपने अगर बीएड किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गृह विज्ञान में अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया है और इसके में साथ आपके स्नातक उपाधि, गृह विज्ञान में त्रिवर्षीय स्नातक की उपाधि है, इसके अलावा बीएड है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। वाणिज्य में फिर वही वाणिज्य से आपका स्नातक होना चाहिए, कॉमर्स से स्नातक होना चाहिए, साथ में बीएड चाहिए।
अगर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है तो आपका काम चल जाएगा, वो भी BA एड, वो भी लेकिन कॉमर्स से। अब बात करेंगे, ये तो है ही, इसके अलावा आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपको दोस्तों यहाँ पर UTT2 या फिर CTT2 भी उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने नहीं उत्तीर्ण किया है तो फिर बाहर हो जाओगे, तो ध्यान रखना है कि आपको ये होना चाहिए। अब इसमें भी दोस्तों आपको अंक कितने कितने चाहिए, देखिए जैसे मान लेते हैं अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं महिला में, तो अगर आपके UTT सेकंड या CTT सेकंड में 60 अंक है तो फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। भूतपूर्व सैनिक है तो 75 चाहिए SC के अंदर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो 75 में काम चल जाएगा, दिव्यांग है तो 75 में, अनाथ है तो 60 में, अदर में, अदर यानी कि मेल की हम बात कर रहे हैं, SC मेल। अब अदर में और कौन बचे, वही बचे, तो फिर वो आपका काम में चल जाएगा। तो इतने अंक दोस्तों आपको चाहिए, तो ये आपका क्या है SC के अंदर, समझना है इस चीज को, ठीक है ना। SC अगर आप ST के अंदर आते हैं तो महिला में 60, भूतपूर्व सैनिक में 75, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक में 75, दिव्यांग में 75, अनाथ में 60 और अदर में 60, इस टाइप का दोस्तों आपका चल रहा है। इसी तरह से OBC है तो OBC में भी आप देख सकते हैं 75, 75, 75, 75, सबका 75 है मामला। EWS में 90, 75, 75, 75, 90 एंड अदर में 90, ठीक है ना। जनरल की बात की जाए तो महिला में 90, भूतपूर्व सैनिक में 75 और फिर SC इसमें 75, 75, दिव्यांग में, यहाँ पर अनाथ में 90 और जनरल मतलब जो अदर है वो 90। अब यहाँ पर दोस्तों समझ नहीं आता कि ये जो अदर है यहाँ पर 60 अगर बात की जाए तो इनके लिए जो दिव्यांग है उनके लिए SC में 75 लिख रहा है और यहाँ पर अदर में 60 लिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। अदर का अर्थ वही है कि जो अब इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं और जनरल में आते हैं, तो एक तरह से ओपन कैटेगरी हुई हो, ठीक है ना, तो इसको देखना रहेगा एक बार, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो ये आपको दोस्तों समझना है। इसी तरह से विभागीय 10% सीधी भर्ती हेतु क्या अर्हता रहेगी, देख लीजिए। जो 10% होगा, तो अगर कोई विभागीय लिखित परीक्षा भर्ती हेतु राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा के अंतर्गत कौन कौन है, देखिए कोई ऐसे प्रधानाध्यापक है या राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक संबंध राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय, ये सभी के सभी इसमें आहर होंगे, ठीक है ना। देख सकते हैं कि सारे के सारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल से जुड़े हुए, तो इनके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और जो भी कॉम्बिनेशन विषय के दिए हैं वो उनके पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये सभी चीजें दोस्तों इनकी होनी चाहिए, जो भी आपको दी गई तालिका है उसमें ये सारी शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी जो चेंजेस है दोस्तों वो ये है कि लिखित परीक्षा का जो परीक्षा पाठ्यक्रम है दोस्तों वो चेंज किया गया है। इसका दोस्तों पहले परीक्षा पैटर्न 30 और 70 का रेशियो में दोस्तों डिफाइंड था। 30 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड आता था, 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता था, या आप इसको विषय दक्षता परीक्षा बोलेंगे जिस विषय के लिए आपने अप्लाई किया है। अब लेकिन दोस्तों इसको चेंज करके इसको 50-50 का पैटर्न बना दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों आपसे 50 अंक की शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो भाग 2 है इसमें जिस विषय के सहायक पद के लिए आपने आवेदन किया है सहायक अध्यापक बनने के लिए, उसकी दक्षता आपसे ली जाएगी और उसका दक्षता परीक्षण के लिए 50 अंक भी निर्धारित किए गए। अब इसका जो पाठ्यक्रम है इसका दोस्तों एक बार अवलोकन कर लेते हैं, देखिए किस तरह का पाठ्यक्रम बनाया गया है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उत्तराखंड LT का जो नया दोस्तों लेटेस्ट सिलेबस निकाला गया है उत्तराखंड LT के द्वारा, मतलब UKSSC ने। इसमें दोस्तों इन्होंने एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक 50 नंबर, एक 50 नंबर। ये जो 50 नंबर है दोस्तों ये सब्जेक्ट के लिए है, जिस सब्जेक्ट की आपकी दक्षता परीक्षा होगी, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया होगा, जैसे हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, तो ये जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस तो अलग है। हम यहाँ पर केवल जो आपका कॉमन पेपर है उस सिलेबस की दोस्तों चर्चा करेंगे। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो 50 नंबर है का सिलेबस है इसके भी दोस्तों इन्होंने 2 पार्ट बनाए हैं, एक पार्ट 1A से डिफाइन किया है इन्होंने और एक पार्ट को 1B से डिफाइन किया है। तो 2 तरीके दोस्तों इन्होंने पार्ट यहाँ पर बनाए हैं, ये सभी विषयों के लिए दोस्तों समान रहने वाला है। पार्ट 1A को इन्होंने एकेडमिक एप्टीट्यूड का नाम दिया है जो कि कॉमन रहेगा सभी सब्जेक्ट के लिए, और पार्ट 1B है उसके बारे में दोस्तों डिटेल में चर्चा करेंगे। पार्ट 1A में दोस्तों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, इसके अलावा इसमें दोस्तों आपको मेनली दोस्तों आपको इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का ही दोस्तों पार्ट देखने को मिलेगा। तो ये है पार्ट 1A, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। थोड़ा बहुत दोस्तों इसमें जनरल नॉलेज आएगी लेकिन जो एजुकेशन से रिलेटेड होगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है यूनिट 1। देखिए अब इन्होंने जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बिल्कुल बीएड के समकक्ष कर दिया है। बीएड में दोस्तों हम क्या पढ़ते थे दोस्तों, जैसे एजुकेशन एंड फिलोसफी, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, चाहे हम बात करें नेचुरलिज्म की, प्रैग्मेटिज्म की, आइडियलिज्म की, रियलिज्म की, तो ये सभी दोस्तों यहाँ पर लिखा गया। इसको मैंने हिंदी में भी दोस्तों कन्वर्ट किया है जिससे आपको ज़्यादा अच्छा आसान रहेगा। जैसे शिक्षा और दर्शन है, शिक्षा और दर्शन के बीच में संबंध, शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का योग, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, ठीक है ना। कई सारे आपके जो विचारक हैं, दर्शनवादी हैं या दार्शनिक हैं, उनके बारे में रूसो, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है ना, डेवी, अरविंदो, गांधी, विवेकानंद, इन सब के बारे में दोस्तों आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। अब शिक्षा के स्रोत हैं, 21वीं सदी में शिक्षा के मुद्दे, चुनौतियां क्या क्या हैं, शिक्षा में अवसर, ठीक है ना। ये सभी दोस्तों, बहुभाषावाद, ये एक तरह से दोस्तों पूरा का पूरा आपका जो फिलॉसफी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर दिखता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर समाजशास्त्र भी देखने को मिलेगा। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं। इसमें फिर आपका थोड़ा सा हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। आपको ध्यान होगा कि बीएड में दोस्तों आप ये सभी चीजें पढ़ते हैं। स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुत्व, ठीक है ना, संवैधानिक क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, सार्वभौमिकीकरण, शिक्षा का आधुनिकीकरण, इससे दोस्तों संबंधित आपके रहेंगे। उसके अलावा भारतीय ज्ञान प्रणाली, मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम, इससे दोस्तों संबंधित शिक्षक, स्कूल, परिवार, समुदाय की भूमिका, पर्यावरण शिक्षा, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आएगा। ये यूनिट 1 है ओनली। ऐसी फिर आपके सामने दोस्तों यहाँ पर यूनिट 2 देखने को मिलेंगे। इसके बारे में दोस्तों मैं एक बार डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आज तो मैं खाली आपको बता रहा हूँ। ऐसी यूनिट 2 है जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी से संबंधित दोस्तों आपके क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें बाल विकास, व्यक्तित्व आता है, व्यक्तित्व विकास में शिक्षकों की भूमिका, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि, ठीक है ना, अभिक्षमता की माप यानी कि एप्टीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा अधिगम के सिद्धांत, पावलोव के, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक, ठीक है, ये सभी चीजें हैं। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल चेंज है, चीजें तो वही है लेकिन थोड़ा थोड़ा चीजों को इसमें ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दिखेगा, केस स्टडी, नाटक कला, इसी तरह से मानकीकृत परीक्षण और शिक्षक के द्वारा परीक्षण निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है ना, परामर्शदाता, ये सभी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा फिर आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये पार्ट 1A चल रहा है, इसमें तीसरी यूनिट है। इसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी से संबंधित जितना भी है उन सभी चीज़ों को यहाँ पर जोड़ा गया है। शैक्षिक तकनीकी, उसके प्रकार, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम तकनीकी, ये सभी दोस्तों आपका, ठीक है। और इसके अलावा उसके चरण, शिक्षण के मॉडल, शिक्षण में सीखना, ठीक है ना, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये आपके शैक्षिक सहायक सामग्री होगी, शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है ना। इसके अलावा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, है ना, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, सबके बारे में, शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षण में नवाचार, ये सभी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बारे में दोस्तों एक बार डिटेल में चर्चा करेंगे। आईसीटी, ये सभी आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपका क्रियात्मक अनुसंधान भी दिख रहा है और एडुसेट, ठीक। इसके अलावा प्रज्ञाता, ये सब दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, वो है टीचिंग टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा फिर यूनिट 4 भी है इसमें। यूनिट 4 में दोस्तों आपका जैसे कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड के बारे में, जैसे डेलिक्वेंट चाइल्ड है, ठीक है ना, और इसके अलावा प्रतिभाशाली बालक हैं, ठीक है, उनके बारे में दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा जो लैंगिक मुद्दे हैं, ठीक है ना, लिंग समानता, लिंग पूर्वाग्रह, ये सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा दोस्तों इन्होंने बीएड का जो सिलेबस है वो दोस्तों यहाँ पर डाला है। फिर विकलांगता, उसके प्रकार, पाठ्यक्रम, ओके। फिर इसके अलावा दोस्तों एनईपी 2020 में इसके संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उससे संबंधित दोस्तों यहाँ पर चीजें डाली गई। अब इस सिलेबस दोस्तों ऐसी चीज है कि जिसको खुद ही डिस्कस करने के लिए कम से कम आधे घंटे की अलग से वीडियो चाहिए। फिर यूनिट नंबर 5 ये भी दोस्तों आपका 1A में ही अभी तक आ रहा है, तो ये 25 मार्क्स का दोस्तों आएगा आपका। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, स्कूलों में जैसे प्रबंधन कैसे किया जाता है, प्रबंधन से संबंधित है दोस्तों ये। तो स्कूल प्रशासन में योजनाएं, स्कूल प्रशासन, ये सभी दोस्तों आपका आएगा, ठीक है ना। फिर इसमें आपका यूजीसी है, एनसीटी के बारे में, फिर भारतीय पुनर्वास परिषद, ये सब, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी, फिर सीईआरटी, केवीएस, एनवीएस, है ना, इन सब के बारे में दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968-86 वाली, फिर उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी संशोधन 1992, इसके अलावा एनसीएफ 2005-2023, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अलावा शिक्षक शिक्षा के लिए ढांचा 2009, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा, ये सब दोस्तों देखने को मिलेगा। मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग,
राष्ट्रीय ज्ञान और ये सब दोस्तों इन्होंने इस बार डाल दिया, समग्र शिक्षा अभियान। तो इस तरह से, ठीक है। अब ये तो होगी पार्ट 1A। अब पार्ट 1B, पार्ट 1B दोस्तों ये भी आपका कुल मिला के 25 मार्क्स का रहने वाला है। देखिए अभी तक हमारी प्रिडिक्शन तो ये है, क्योंकि जब तक फॉर्म बनने स्टार्ट नहीं होंगे और जब तक आयोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता मार्क्स का, तब तक तो दोस्तों ये प्रिडिक्शन है कि 25 मार्क्स का आपका पार्ट 1A आएगा और 25 मार्क्स का दोस्तों आपका पार्ट 1B आने वाला है। अब इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, इसमें आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, इसके अलावा उत्तराखंड जीके और थोड़ा सा जो हमारी इंडिया की जो जीके चलती है वो। अब इसमें थोड़ा आपको डिटेल में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ना है। देखिए जैसे सबसे पहले इसमें आपका ये आपके आते हैं नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि अशाब्दिक योग्यता परीक्षण। इसमें जैसे श्रृंखला आता है, अंकों की गिनती, वर्गीकरण, अंकों की पूर्णता, विषम अंक निकालना, चित्र मैट्रिक्स से संबंधित, ठीक है ना। तो ये रीजनिंग और थोड़ा बहुत मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे वर्बल एबिलिटी टेस्ट है तो इसमें अल्फाबेटिकल टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड आउट, ऑड वंस आउट सीरीज, इस तरह से आपके कंप्लीशन टेस्ट, ऑर्डर अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये इससे संबंधित दोस्तों आते हैं। तो इसको शाब्दिक योग्यता परीक्षण बोलते हैं। इसको भी आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाता है, ठीक। इसमें फिर इसका भाग 3 है, वो है आपका जनरल नॉलेज का। अब जो जनरल नॉलेज है दोस्तों वो आपने समझनी है कि आपकी कितनी आनी है। इसमें आपकी वो समूह गो की पूरी जनरल नॉलेज नहीं आने वाली है। इसमें आपको उत्तराखंड ज्ञान पढ़ना है। अब उत्तराखंड ज्ञान में आपको थोड़ा उत्तराखंड नॉलेज तो आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। इसमें आपकी राज्य प्रोफाइल, भाई राज्य की प्रोफाइल क्या क्या है सारा आपको पता होना चाहिए, कब इसका गठन हुआ, क्या इसका चिन्ह है, ठीक है ना, सारी चीज़ें, ठीक है ना, वो सभी चीज़ें आएंगी, ठीक है। और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, यानी कि इसका इतिहास, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इसकी जनसंख्या जो अभी जनगणना हुई उसके बारे में। इसके अलावा दोस्तों प्राचीन उत्तराखंड, मध्य उत्तराखंड, आधुनिक उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का पार्ट इतना आने वाला है। इसके अलावा भारत में क्या क्या आएंगे, देखिए भारतीय राज्य, प्रमुख पुस्तकें, उनके लेखक, मुख्य वैज्ञानिक, उनकी खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, ठीक है, एजुकेशन से संबंधित, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख खेल और संबंधित शब्दावली। इतना ही दोस्तों आपका रहने वाला है। इसमें कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी ये सब नहीं है। ये चीजें आपने पढ़नी है, ठीक। ये आपका रहेगा जीके जीएस का पोर्शन, जिसमें उत्तराखंड जीके जीएस मेरे को लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब आप देख सकते हैं कि जो 1B वाला है इसके भी 3 पार्ट है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में आपकी रीजनिंग है, भाग 2 में भी आपकी क्या कहते हैं रीजनिंग है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं भाग 2 में भी आपका क्या है रीजनिंग है, मतलब रीजनिंग और मैथ्स के आपके 2 पार्ट हैं, और जबकि भाग 3 में आपकी जीके जीएस है। तो ये इसका जो कुल पार्ट है दोस्तों, इसका भी 25 मार्क्स का आप देखा जाए तो अगर आप 25 को अगर आप डिवाइडेड बाय 3 करें तो मेरे ख्याल में दोस्तों आपको 8 नंबर की यहाँ पर ये जीके जीएस देखने को मिलेगी, सामान्य ज्ञान। इतना ही दोस्तों आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं रहेगा। 8 या 9 नंबर का दोस्तों ये पार्ट आने वाला है, ठीक है ना। तो ये 8 और 9 नंबर के लिए आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि कई लोग यहाँ पर बोले कि बहुत ज़्यादा जीके जीएस है। मेनली जो आपका गेम चेंजर होगा दोस्तों वो ये हो सकता है, रीजनिंग का जो पार्ट है ये थोड़ा सा आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। और ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये 2015 का जो पेपर है वो आप देखिएगा, उसको एनालाइज कीजिएगा। उसकी डिटेल एनालाइज वीडियो भी दोस्तों मैं जरूर लेके आऊँगा, जिसमें आपको पूरा बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें आए थे, क्योंकि ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि पहला नया आया है, इससे पहले 2014 में भी दोस्तों ये सिलेबस था। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं जो कि नई हुई हैं, जैसे कि भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और जो रिलेटेड अभी कुछ नई चीज़ें आई हैं वो ऐड की गई हैं। अदरवाइज सिलेबस तो ऐसा ही था, पहले भी आपका बीएड का पूरा पोर्शन था और इसमें फिर आपकी रीजनिंग आती थी, इसके अलावा जनरल नॉलेज भी आती थी, एंड साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट है वो भी दोस्तों पूछा जाता था 100 नंबर का। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आयोग ने जिस सिलेबस को डिज़ाइन किया है। हाँ, लेकिन ये साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी में सिलेबस को डिज़ाइन किया गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया, खासकर एलटी मैथ्स में तो दोस्तों बहुत चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। ये थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाली बात है। बाकी जो 50 मार्क्स का जो सिलेबस है उसमें तो आपको जो बीएड से संबंधित चीज़ें हैं वही अब आपको पढ़नी पड़ेंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं ऑलरेडी, जो आपने एलटी के लिए आप पढ़ रहे थे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों सिलेबस को हम एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा दोस्तों सिलेबस था 50 अंक का, जो कि हमने डिस्कस किया। अब बाकी के 50 अंक का दोस्तों ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, वो आप देख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको कितने अंक लाना अनिवार्य है। 45% अंक दोस्तों लाना अनिवार्य है। अगर आप
ओबीसी या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। अदरवाइज फिर आपको लिखित परीक्षा में कंसिडर ही नहीं किया जाएगा मेरिट में। ये आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि और इसके अलावा आपकी नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आयु सीमा की, तो आयु सीमा दोस्तों 21 से 42 वर्ष रखी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आयु की जो गणना तिथि है वो 1 जुलाई 2024 है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इसको 1 जुलाई 2024 क्यों किया गया। अब इससे तो कई बच्चे ऐसा हो सकता है कि जो आगे जाके ओवर एज हो जाएं, तो यहाँ पर इसको तो 1 जनवरी 2024 करना चाहिए था, या फिर अभी जैसे फॉर्म निकले हैं तो मार्च में ही कर देते। तो लेकिन 1 जुलाई 2024 यानी कि आगे से काउंट होगी, तो आपको देखना पड़ेगा कहीं 1 जुलाई 2024 को आपकी अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक तो नहीं हो जा रही। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जरूर यूपीट्रिपलएससी को मेल करें और कहें कि अगर आप पुराना सिलेबस में ही कैरी कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आयु सीमा को भी बढ़ाने की दोस्तों यहाँ पर बात चल सकती है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से ये गलत यहाँ पर किया गया है आयु सीमा को, और एकदम से सिलेबस भी चेंज करना एकदम भी सही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बाकी आपको उच्च सीमा में छूट मिलेगी अधिकतम आयु में अगर आप रिस्पेक्टेड कैटेगरी में आएंगे, वो हम बाद में बात कर लेंगे। इसके अलावा देखिए आवेदन के लिए कौन कौन लोग पात्र हैं। सबसे पहले अगर आपने उत्तराखंड में सेवाजन कार्यालय में अंतिम तिथि तक आपने पंजीकरण करा लिया है, तो अगर आपने नहीं कराया तो अभी भी आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक इसकी लास्ट डेट नहीं आती तब तक आपने उत्तराखंड सेवाजन कार्यालय में पंजीकरण करवा लेना है। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। देखिए इन सभी पॉइंट में से कोई एक पॉइंट होना चाहिए, या फिर आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की कोई परीक्षा आपने वो की है तो भी आप अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड में ऑलरेडी सरकारी जॉब में हैं तो फिर आपको सेवा एजेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक, आपको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो कोई पूर्व सैनिक है उत्तराखंड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पंजीकरण कराया है तो उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि क ख ग घ ढ में से उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्तों को अगर आप पूरा करते हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप सरकारी नौकरी में तो आपको एनओसी जरूर ले लेनी चाहिए, अप्लाई कर दो। अगर नहीं है तो अभी अप्लाई कर दो, उसके बाद ही फॉर्म को भरना है, क्योंकि आपसे डेट ऑफ अप्लाइंग एनओसी मांगी जाती है, एनओसी नहीं मांगी जाती, वो जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तब मांगी जाएगी, तब तक आपको एनओसी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बाकी सब चीज़ें वही है, और तो कोई ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। बाकी आप देख लीजिए शुल्क की बात करेंगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 300 रुपये पड़ने वाले हैं, और अगर आप ST IW से बिलोंग करते हैं तो 150 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थी में आएंगे तो 150, अनाथ कैटेगरी में आएंगे तो कोई भी पैसे नहीं पड़ने वाले हैं, ठीक है। ये दोस्तों इन्होंने यहाँ पर अभी दिया है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस करी हैं, जो कि आपको आई होप कि दोस्तों अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा वीडियो दोस्तों लंबी हो गई है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों हमने डिस्कस कर लिए, देखिए आपको पता होना चाहिए कि प्रमाण पत्र किस तरह से बनाना है, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, चाहे SC के लिए है, चाहे OBC के लिए है, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिया रहता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का फॉर्मेट कैसा रहेगा, ये सब आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करें और इसी के अकॉर्डिंग ही दोस्तों बनाएं। निशक्तता प्रमाण पत्र है, ये सब दोस्तों आपको इस तरह से प्रमाण पत्र इसी फॉर्मेट में दोस्तों बनाने होना चाहिए, ठीक है ना। और आपको कैटेगरी भी दोस्तों दी है। ये दोस्तों आपका सिलेबस है एकेडमिक एप्टीट्यूड के नाम से, जिसमें यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है, ये 1B के अंदर आएगा, ठीक है ना। इसको हमने भी हिंदी में कन्वर्ट किया था, ठीक है ना। इसके अलावा फिर यूनिट में एक पार्ट 1B है, 25 नंबर का ऊपर होने वाला, 25 नंबर का ये होने वाला है अभी तक जहाँ तक मेरा आइडिया है। अब लेकिन यूपीट्रिपलएससी पे दबाव डालना पड़ेगा दोस्तों कि ये जल्दी से इसके मार्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बताए, क्लियर करे कि भाई कितने मार्क्स का क्या आने वाला है, क्योंकि ये तो आनंद फानन में दोस्तों इन्होंने निकाल दिया है। यहाँ पर आपका नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट है, इसके अलावा वर्बल एबिलिटी टेस्ट, इसके अलावा जनरल नॉलेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। जनरल नॉलेज में आप देख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक, इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फिर बाकी फिर ये आपके सब्जेक्ट के सिलेबस आ जाएंगे, इनको दोस्तों आप डिस्कस कर लेंगे। ये अगर LT मैथ्स का तो दोस्तों हमारा जो दूसरा चैनल है जिंदगी मैथमेटिक्स में हम डालेंगे, बाकी आप अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि आप बेटर जानते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।